आज हम लोग जो है मूल अधिकारों पर चर्चा करते हैं। अच्छा, ये मूल अधिकार, चर्चा हमारी मूल अधिकार पे है। सबने आज तक पढ़ा होगा, 2-3 बार पढ़ चुके होंगे। पढ़ चुके हैं तो थोड़ा हम तुमसे पूछ लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। क्या मूल अधिकार जन्म से मिलते हैं या 18 वर्ष की अवस्था में मिलते हैं? जन्म से मिलते हैं। अच्छा, मूल अधिकार हस्तांतरणीय है या नहीं? अहस्तांतरीय? हस्तांतरीय है, अहस्तांतरीय है। क्यों? देखिए, हस्तांतरीय मतलब हम अपने मूल अधिकार दूसरे को दे सकते हैं, और अहस्तांतरीय में हम अपने मूल अधिकार दूसरे को नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मूल अधिकार, क्या आप अपने मूल अधिकार किसी दूसरे को दे सकते हैं? सौरभ, मूल अधिकार क्या आप दूसरे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो इसके मतलब मूल अधिकार कैसे हैं? अहस्तांतरीय है। अच्छा, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 3 में। अच्छा, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए हैं, अभी नोट मत करो, अभी केवल जवाब दो। मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो किस संविधान संशोधन द्वारा, वो किस देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ, मूल अधिकार क्या मूल संविधान में थे, मूल भारतीय संविधान में थे, या मूल अधिकार बाद में जोड़े गए? बाद में जोड़े गए। नहीं, मूल अधिकार मूल भारतीय संविधान में थे, बाद में जोड़े नहीं गए। ये गलत बात है। मूल हमारे जो मूल अधिकार हैं वो हमारे मूल संविधान में थे, ठीक है। बाद में कुछ जोड़े गए, वो अलग बात है। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, ठीक है। तो दूसरी बात, मूल अधिकार जो हैं सबसे पहले किस देश के संविधान में थे? सबसे पहले मूल अधिकार को संवैधानिक दर्जा किस देश ने दिया? यूएसए ने, ठीक है। सबसे पहले संवैधानिक दर्जा किसने दिया? यूएसए ने। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं, क्या भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है? नहीं किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को परिभाषित नहीं, ठीक है। जरा चर्चा करते, देखिए इधर, अभी नोट नहीं करेंगे, हम खुद तुम्हें नोट कराएंगे। इधर, इंग्लैंड में एक सम्राट था, ठीक है, जिनका नाम था जॉन, सम्राट जॉन। और सम्राट जॉन ने 1215 में अधिकार पत्र को स्वीकार किया था या हस्ताक्षर किया था। अर्थात कहें, मैग्ना कार्टा कब आया था? ठीक है, 1215। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की, ठीक है। हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? इंग्लैंड में। समय क्या है? 1215। इधर समझिए, इधर 1215 में इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, अभी भारत की चर्चा भी नहीं है, ठीक है। क्या है? सम्राट जॉन थे। सम्राट जॉन ने क्या किया? अधिकार पत्र था मैग्ना कार्टा पे, क्या किया? सिग्नेचर किया कि मानव के कुछ अधिकार होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इंग्लैंड, तुम्हें पता है, इसने ज्यादातर देशों पर क्या किया? शासन किया। अधिकांश विश्व के अधिकांश देशों पे क्या किया है? शासन किया। इसने क्या किया पता है? इसने अमेरिका पर भी शासन किया, यूएसए पर भी शासन किया। किया कि नहीं किया? अमेरिका कब आजाद हुआ? यूएसए आजाद हुआ कब? आजाद हुआ कब? आजाद हुआ नहीं पता? 4 जुलाई 1776।
4 जुलाई 1776 को यूएसए आजाद हुआ। इधर तो पता है, इधर इनका संविधान बना, इनका संविधान बना, ठीक है, संविधान बना। और जब संविधान बना तो इन्होंने मूल संविधान जब बना था ना, तब मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया, मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया। फिर क्या किया, इधर देखें, संविधान संशोधन हुआ, इधर जिसे बोलते हैं बिल ऑफ राइट, के माध्यम से क्या हुआ, जोड़े गए, बिल ऑफ राइट के द्वारा इन्हें जोड़ा गया, ठीक है, बाद में जोड़ा गया। इधर देखिए, इधर फिर से एक बार देखिए, इधर सबसे पहले चर्चा कहाँ की करते हैं, इंग्लैंड की करते हैं। इंग्लैंड में क्या हुआ, राजा थे सम्राट जॉन ने मानव के कुछ अधिकारों के संदर्भ में क्या किया, एक अधिकार पत्र पर स्वीकृति अपनी प्रदान की, ठीक है। इंग्लैंड ने बहुत से देशों पर शासन किया, ठीक है, उसमें से एक देश क्या था, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका ने क्या किया, अपना संविधान बनाया, और उस संविधान में पहले मूल अधिकारों को उसने मेंशन नहीं किया, अमेंडमेंट के द्वारा उन्हें मेंशन किया गया। अगर तुमसे पूछा जाए विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा किसने दिया, ठीक है, तो कौन देश है, अमेरिका, ठीक है। विश्व में मूल अधिकारों को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिए, ठीक है। विश्व में सबसे पहले मूल अधिकारों को संवैधानिक दर्जा देने वाला देश कौन सा है, यूएसए, ठीक है। यहां तक दिक्कत कोई, अच्छा, ये दर्जा देने के पीछे कारण क्या था, इधर दर्जा दिए जाने के पीछे कारण क्या था, समझिए जरा। इंग्लैंड ने शासन किया जब यूएसए पर, तो यूएसए को लगा कि हम अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दें जिनका कोई अतिक्रमण ना कर सके, ठीक है, जिनका कोई अतिक्रमण ना कर सके। तो वो जो अधिकार है, वही कौन से अधिकार है, उन्हें बोला क्या जाता है, मूल अधिकार बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। फिर एक बार देख लो, इंग्लैंड के राजा सम्राट जॉन, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, 1215 में अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया, अर्थात स्वीकृति प्रदान की, ठीक है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिस देश ने बहुत से देशों पर शासन किया, उसमें से एक देश यूएसए पर चर्चा करते हैं, ठीक है, अमेरिका पर चर्चा करते हैं। अमेरिका आजाद होता है कब, 4 जुलाई 1976 को, ठीक है। उसने अपना संविधान बनाया, पर अपने संविधान में उस समय उसने मूल अधिकारों को मेंशन नहीं किया, अमेंडमेंट के द्वारा उसने मेंशन किया, बाद में उसने अपने मूल अधिकारों को जोड़ा, ठीक है। अच्छा, जोड़ने के पीछे कारण क्या था कि अमेरिका के लोग अपनी जनता को, ठीक है, कुछ ऐसे अधिकार देने चाहते थे जो सरकारें उन अधिकारों को आसानी से छीन ना सके, ठीक है, अर्थात वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसा ना हो सरकार कहे, जैसे राजा नहीं कहता था कि चलो तुम्हें काम करना है, तुम जा रहे हो, ठीक है, अब तुम्हारा अधिकार है कि हाँ भाई हम क्यों जाए, मेरा मन तो सोने का हो रहा है, हम तो सोएंगे जा करके, ठीक है। अब ऐसे अधिकार तुम्हें भारतीय संविधान में जो मिले अधिकार हैं, अभी हम तुम्हें खुद महसूस कराएंगे, ये तुम्हें तुम्हारे पास अधिकार है, ठीक है। तो ये हमने विश्व जगत की बात कर ली, ठीक है। अब भारत की बात करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया हम पर, ठीक है, तो जब हम पर अंग्रेजों ने शासन किया तो हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे मूल अधिकारों की मांग की, ठीक है। सबसे पहले मूल अधिकारों की भारत में मांग कब हुई, बताएं? बताइए। आदित्य बताइए। इधर
भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग 1895 में, ठीक है, संविधान बिल के माध्यम से, ठीक है। लोगों ने समझा मूल अधिकारों को। जैसे अभी सच में तुम्हें बताया ना, तुम्हें मूल अधिकार अभी कोई जानकारी नहीं, ठीक है। अभी तुम्हें महसूस होगा बाद में कि हाँ हमारे पास कुछ अधिकार हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ कब 1895, ठीक है। फिर उसके बाद 1925 में, ठीक है, किसने मांग की? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट कहा करती थी मैं वो टंटन हूँ, सुबह नहीं घंटी बजती है, अलार्म बजता, मैं वो टंटन हूँ जो मैं सोए हुए भारतीय को जगाने आई। अच्छा देखे ना, लाइफ में यदि कष्ट ना हो तो फिर लाइफ भी बेकार है। अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन बेकार है, जानवर की तरीके से जीवन है, ठीक है। और एनी बेसेंट ने भी अपनी लाइफ में बड़ा ज्यादा कष्ट उठाया। इधर ये एनी बेसेंट, इधर एनी बेसेंट ने क्या किया, बचपन में इनके माता पिता का निधन हो गया, अनाथालय में पली बड़ी, ठीक है। विवाह हुआ तो लगा कि अरे अब तो कोई बात नहीं, कोई अपना नहीं था, पति तो एक है अपना। 2 बच्चे हुए, इधर 2 बच्चे हुए, पति ने आगे चल करके क्या किया, ठीक है, तलाक दे दिया, ठीक है। कोर्ट केस कर दिया, कोर्ट का जजमेंट आता बच्चे किसे मिलने चाहिए, हस्बैंड को मिलने चाहिए। अब एनी बेसेंट क्या फिर अकेले हो गए। एनी बेसेंट ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खूब बोलना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर एनी बेसेंट भारत चली आई, और जब भारत आई, ठीक है, तो अपना अगर देखें ना केंद्र बिंदु या कहें अगर अपना स्थायित्व किसे बनाती है, बनारस को बनाती है, ठीक है। और फिर बनारस में आकर के हम लोग वैसे ही हैं, अगर कोई प्यार से बोलता रिश्ता अपने आप बना लेते हैं, भैया दादाजी बोलने लगते हैं, बड़ा ज़्यादा है अंकल जी, और ज़्यादा बड़ा है तो बाबा जी, बोलते कि नहीं बोलते हैं। हम लोग भारतीय वैसे ही रिश्ता बना लेते हैं, बनाते कि नहीं बनाते हैं। तो एनी बेसेंट को हर व्यक्ति ने अपनाया और एनी बेसेंट ने हर भारतीय को भी अपनाया, ठीक है। तो ये मांग करती 1925 में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, किधर नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। तो मांग क्या होती है नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की मांग हुई, ठीक है। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कराची अधिवेशन में भी मूल अधिकारों की मांग हुई। इधर उसके बाद गोल में सम्मेलन हुए, ठीक है। कितने गोल में सम्मेलन हुए, गोल में सम्मेलन कितने हुए, 3। अच्छा कौन कौन कब कब बोले, 1930, ठीक है। गोल में सम्मेलनों में भी मूल अधिकारों की मांग, ठीक है। ये तो हम लोगों ने क्या किया, मूल अधिकारों की मांग की, ठीक है। मांग करने के बाद जब संविधान बना, जब संविधान बनाया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो हम लोगों ने क्या किया, एक मूल अधिकार समिति का गठन किया। मूल अधिकार समिति, ठीक है, मूल अधिकार समिति। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, मूल अधिकारों के लिए एक समिति बनाई, और समिति में अध्यक्ष किसे बनाया, नहीं बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया, मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया, ठीक है। हमारे देश में जो मूल अधिकार है कहां से लिए गए, यूएसए से लिए गए, ठीक है। भाग नंबर कितने में है, 3 में है। अनुच्छेद अगर पूछा जाए 12 से 35 तक है, वेरी गुड। अगर तुमसे यही पर पूछा जाए मूल अधिकार कितने अनुच्छेदों में, अरे 12 से 35 कितने अनुच्छेदों में है, 23 जोड़ दो, सही बड़ी बड़ी सही होगी, सही 12 में 24 बोला सही है,
ठीक है। कुल अनुच्छेद अगर पूछे, कुल अनुच्छेदों में है तो क्या है 24। और ये याद रखें, जैसे तुमने बताया वैसे 23 लगा के बहुत लोग आ जाते हैं, और इसका ये 24 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कितने अनुच्छेदों में है? 24 अनुच्छेदों में। इधर अभी 1 मिनट रुक जाओ ना, इधर 1 मिनट रुक जाओ, नहीं मिटा लेंगे। ठीक है, अगर तुमसे यहीं पर प्रश्न पूछा जाए, समझिए इधर, यहीं पर प्रश्न पूछा जाए, क्या भारतीय संविधान मूल अधिकारों को परिभाषित करता है? नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान मूल अधिकारों को परिभाषित नहीं करता है। नोट, मेनका गांधी वाद में इन्हें परिभाषित किया गया। मेनका गांधी वाद में इन्हें क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। नोट कर लीजिए। इधर का नोट हो गया। सब नोट हो गया? करो जल्दी से। ठीक है, मिटा देते। हाँ, इधर देखिए, इन्हें मेनका गांधी के बाद में क्या किया गया? डिफाइन किया गया है। ठीक है, जब हमारे संविधान बन रहा था तो उस समय मूल अधिकार कितने जोड़े गए थे? ठीक है, अर्थात मूल संविधान में कितने मूल अधिकार जोड़े गए? कितने जोड़े गए? 7। ठीक है, 7 जोड़े गए। इधर समझिए, एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। जरा समझिए इधर। अब ऐसा क्या था, जैसे मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का जब हनन हो तो सीधे पता है, जैसे तुम केस करते हो, कोई विवाद होता है, जिला न्यायालय जाते हो, इधर
थाने जाते हो, जिला न्यायालय जाते हो, ठीक है, जिला न्यायालय के बाद तुम्हें स्टे मिल जाता है। इधर हमारी बात समझो, इधर जिला न्यायालय जाते हो, जिला न्यायालय द्वारा क्या होता है, स्टे मिल जाता है, उस जमीन पर क्या होता है, कार्य रुक जाता है इधर। परंतु यहाँ क्या था, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। और पहले व्यक्ति क्या करता था, कहता था हम अपनी संपत्ति बेचेंगे नहीं। और दूसरी क्या, बेचने के पीछे व्यक्ति का रीजन क्या था, अगर हमने पूर्वजों की संपत्ति बेची तो हमें क्या हो जाएगा, नरक, ठीक है। तो व्यक्ति क्या करते थे, संपत्ति अपनी बेचते नहीं थे। अच्छा, सरकार अगर जमीन लेना चाहे इधर, तो सरकार जमीन ले नहीं सकती थी। क्यों नहीं ले सकती थी सरकार जमीन, क्योंकि मूल अधिकार, और मूल अधिकार क्या कहता है कि जमीन, इधर अगर सरकार जमीन लेना चाहती थी, इधर जमीन लेना चाहती थी, तो जमीन पता क्या है, व्यक्ति कहे हम नहीं लेना चाहते, मूल अधिकार था ना, तो व्यक्ति कहता था हम अपनी जमीन नहीं लेंगे। जैसे इधर देखो, ये तुम्हारा खेत है, पड़ोसी का ये ऐसे, इधर एक का ये, एक का ऐसे, ऐसे तो खेत है कि नहीं, कोई निश्चित थोड़ी ना है, बंटवारा भाई भाई हो गया, ठीक है, पता नहीं कैसे बांट लिया उन्होंने, ठीक है। किसी ने कहा यहाँ तुम 3 बीघे ले लो, वहाँ हम 3 ज़्यादा ले लेंगे, होता कि नहीं होता है। अच्छा, बट अब रेलवे ट्रैक बिछेगा, तो रेलवे ट्रैक कैसे जाएगा तो ऐसे, भाई रेल लाइन जाएगी, पटरी जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अच्छा, इसने कहा अरे ये भाई ये गलत है, हमारे खेत के कितने टुकड़े हो गए, 2। ये कहता हमारा यहाँ थोड़ा सा बचा, यहाँ भी थोड़ा बचा, भाई ऐसा, ये गलत है। रेलवे ट्रैक अगर बिछाया जाए तो हमारी मेड़ से गुजरे, ठीक है, ये जाए, और ये कहता नहीं हमारे खेत में न जाए, ये यहाँ जाए, ऐसे जाए। क्या ऐसे रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है, नहीं बिछाई जा सकती है। तुम्हें पता है चाइना ने अटैक किया, 62 में, 65 में पाकिस्तान ने अटैक किया, 71 में पाकिस्तान ने अटैक किया। सरकार को क्या करना, गोला बारूद की फैक्ट्री भी तो लगानी है, तो गोला बारूद की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण सरकार करेगी। तो सरकार ने जमीन कहा चलो इस गांव में जमीन ले लेते इतने, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं हम अपनी जमीन नहीं देंगे। अच्छा, लोग मना कहाँ करते थे पता है, सुप्रीम कोर्ट में गए, कहा श्रीमान जी हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा क्या, बोले हम अपनी संपत्ति नहीं देना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल मूल अधिकार है तुम्हारा, ठीक है, तुम अपनी संपत्ति नहीं देना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाना चाहती है, ठीक है, स्टे दिया जाता है, ठीक है, इस डेट पे आए, सरकार बताए किसान नहीं जमीन देना चाहता है, ठीक है, उसका मूल अधिकार है, वो जबरदस्ती जमीन सरकार नहीं दे सकती, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर सरकार ने क्या किया, इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा कब हटाया गया, 1978, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, मोरारजी देसाई। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तब अब मूल अधिकार कितने बचे, वर्तमान समय में कितने हैं, 6। वर्तमान समय में कितने हैं, 6। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं कि मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे, 7, वर्तमान समय में कितने हैं, 6। हटा कौन है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मुख्य रूप से किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद नंबर 31, ठीक है। तभी लोग क्या करते हैं, 31 कोई पढ़ाते ही नहीं, कहता है ये कैंसिल, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार किस अनुच्छेद में थे, 30, वो संपत्ति का अधिकार किसमें था, 31 में। अब इस संपत्ति को अधिकार को पता है एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, और किसमें, 300 का, और भारतीय संविधान के भाग नंबर 12, ठीक है, भाग नंबर 12 में।
नोट कर लिया? आ गए, लिखे सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 12। देखिए इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत संसद, कामा विधानमंडल, देखा, विधानमंडल, कामा न्यायपालिका, कामा सरकारें, आदि को राज्य की संज्ञा दी गई है। अब नोट करके लिखे, नोट, आदि को राज्य की संज्ञा दी गई है। देखिए नोट, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा संयुक्त राष्ट्र संघ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत नहीं आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 के तहत नहीं आता है। नोट कर लिया? 12 के तहत नहीं आता है। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 13। इधर अगर तुमसे पूछा जाए भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। अगर तुमसे कहे 395 अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 13। अरे तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा ये मूल अधिकारी आदित्य, क्या किसी ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? जितने अनुच्छेद है इधर, सच्चाई अगर तुम्हें बताया ना, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ाना कहाँ शुरू करते हैं? 14 से लेकर क्या साल, ठीक है, ये छोड़ देते हैं। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, पहले ये बात नोट करिए, ये है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन है। सबसे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन किया गया है। अच्छा, यही पर ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है, पुनर्विलोकन है, कहां से लिया गया है? पूछा गया, खूब पूछा गया है, कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नोट कर लें, ये कहां से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन?
यूएसए से लिया गया। अच्छा ये है क्या, है क्या, क्या है? न्याय होने के बाद दोबारा जांच के लिए, न्याय होने के बाद दोबारा जांच करने के लिए नहीं, तुमने तो शाब्दिक अर्थ ढूंढने का प्रयास किया। हाँ बढ़िया बात, प्रयास किया। हाँ बताओ नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, हाँ तुम बताओ। हाँ तुमने तो फिर हमने अभी इसके बारे में आगे लिखा थे, तुमने वो बात कही, कहा गया है इसके द्वारा अनुच्छेद 13 में कहा गया मूल अधिकारों को न्यून नहीं किया जा सकता, शून्य नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जाएगा, ये बात कहना चाहती हूँ। पर ये शक्ति है इसमें, ये क्या है? जैसे संसद ने अगर कोई कानून बनाया, इधर संसद ने भी कोई कानून बनाया तो उस कानून को न्यायपालिका क्या करेगी, उस पर पुनर्विचार कर सकती, संवैधानिक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं संविधान का ये उल्लंघन करता है। ये जो पावर है उस पावर को क्या कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन। समझ रहे हैं? जैसे संसद ने क्या किया, कानून बनाया, ठीक है, अब वो कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता है, उसे चेक करने का अधिकार क्या कहलाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। समझ गए? इधर कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा न्यायिक पुनर्विलोकन का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, यूएसए के संविधान में। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सबसे पहले उल्लेख यूएसए के संविधान में मिलता है, यूएसए के संविधान में मिलता है। ठीक है, यहाँ इतने ही रहते हैं, हम ज्यादा अन्य देशों में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए, लिखिए समानता का अधिकार। लिख जाइए, हाँ इधर देखिए। अब पहला अधिकार है निकाली समानता का अधिकार। देख रहे अनुच्छेद लिख रहे 14 से लेकर के 18 तक। अच्छा क्या तुम्हें समानता मिली, जरा बताएगा कोई एक क्या समानता तुम्हें मिली? हाँ इधर ये आवाज ना है। क्या क्या तुम्हें समानता मिली? जैसे तुमने कहा समानता का अधिकार, मैंने कहा अब तुम्हें क्या समानता मिली है, कोई बताएगा? नहीं तुम मत बोलो, अभी तुमने पढ़ रखा है, वो भी हम ही से पढ़ रखा है। हाँ एक मिनट, हाँ खड़े हो। समान सम्मान का अधिकार, समान सम्मान किस अनुच्छेद में कहा गया है? समान सम्मान का अधिकार समानता है। क्या है समानता? जैसा हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, क्या मिलता है? तो सम्मान सम्मान हर व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को अलग है, तुम्हें अलग है। अगला कोई बोलेगा? हाँ बताइए, पहले उनसे पूछेगा। सभी को शिक्षा मिल सकती है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि शिक्षा 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 किस बात में, किस अनुच्छेद में कहा गया? फिर तो तुम भरमा रहे हो, रहने की स्वतंत्रता है। ए सौरभ, और बताओ, आदित्य बताओ। लिंग जात धर्म के आधार पर समानता है।
क्या धर्म के आधार पर समानता है? क्या क्यों नहीं पढ़ने का अधिकार था? कब नहीं था? वैदिक काल में तुमने पढ़ा, वो क्या कहते हैं, गार्गी, ठीक है, गार्गी का नाम सुना है? गार्गी तो बड़ा अच्छे अच्छे लोगों से साथ वो जो है वार्तालाप करती थी। घोषा, पाला, ये सब नाम नहीं, आप पढ़िए। आज तुम्हें समानता दिखाते हैं। समानता का मतलब क्या है? इधर समानता तुम कहते हो ना, ये समानता का मतलब बराबर। समानता का मतलब क्या है? बराबर, बराबर लाने का प्रयास किया गया, ठीक है। भेदभाव आपको इक्वल करने का प्रयास किया गया समानता में। जरा देखिए भारतीय संविधान कैसे करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर नहीं 14, ठीक है। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 14 देखिए, देखिए अनुच्छेद नंबर 14 ना, देखिए देखिए इस अनुच्छेद में दो देशों के संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है। इस अनुच्छेद में दो देशों के संविधान का प्रभाव देखने को मिलता है, एक यूके और एक यूएसए। एक यूके और एक यूएसए, ठीक है। इधर अब हम अगर पूछें, ये अनुच्छेद जो है 14 दो देशों से लिया गया, एक यूके एक यूएसए से लिया गया। यूके क्या कहता है? यूके पता है, कानून की दृष्टि में सभी समान है। कानून की दृष्टि में सभी समान है। इंग्लैंड से लिया, और पता है ये कौन कहता है इंग्लैंड में? इधर समझिए, जरा 1 मिनट स्टॉप कर दीजिए। इधर आदित्य अपने पड़ोसी को, ये लिया गया है ए बी डायसी। ये भी पूछा जाता है, ये ए बी डायसी, ये वहां के जस्टिस थे इंग्लैंड के, तो ये ए बी डायसी का सिद्धांत है, कानून की दृष्टि में सभी समान है। हमारे देश में है कि नहीं है? तुम चोरी करो, पड़ोसी घर में चोरी करो, ठीक है, ये भी चोरी करे जा करके, दो सिद्ध हो जाए, जो सजा तुम्हें मिलेगी वो सजा इन्हें भी मिलेगी। इधर वही कोई भी कार्य करे, तुम XYZ कोई ले लो, इधर अगर मैंने 302 किया है और आपके यहाँ का मंत्री भी 302 करता है, ठीक है, जो सजा दोष सिद्ध हो जाए, जो सजा हमें मिलेगी वही सजा मंत्री को मिलेगी। ये नहीं मंत्री है, धनाढ्य है, इसे माफ कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समानता है, समझ गए? इधर समानता क्या है? कानून की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कानून सबके लिए समान है। अब तुम कहो सर ऐसा है कि कुछ लोग बच जाते हैं, तो मैंने कहा ना दोष सिद्ध हो जाए। बचता कब तक है? जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसने क्या किया? अतीक अहमद की तरीके से उसने गवाही मिटा दी है, ठीक है, तो वो अलग बात है। जब आप दोष सिद्ध हो जाएगा, तो दोष सिद्ध होने में क्या है, फिर जो सजा मिलेगी वो उसमें कोई दया भाव नहीं होगा, बराबर तुम्हें सजा मिलेगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है? विधि के समक्ष समान संरक्षण, ये कहां से दिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। जरा समझिए इधर, इसमें क्या है? विधि के समक्ष समान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? अमेरिका क्या कहता है? कहता है समानता कैसे है? अब तुम कहो किसी के साथ भेदभाव नहीं, सब समान है। अरे हमारे 2 हाथ 2 पैर है, क्या हमारी तुलना उससे की जा सकती है जिसके दोनों पैर नहीं, विकलांग है? क्या समानता है? नहीं। तो अमेरिका कहता है समान परिस्थिति वालों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अमेरिका क्या कहता है?
समान परिस्थिति वालों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, कानून के समक्ष, कानून की दृष्टि में सभी समान है और विधि के समक्ष समान संरक्षण का सिद्धांत, ये दोनों पूछे जाते हैं, ये याद रहे। और ये एविडाइसी भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नोट करके लिख लीजिए। नोट देखिए, अनुच्छेद 361 देखिए, अनुच्छेद 361 राज्यपाल व राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान उन पर केस नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, उन पर केस नहीं चलाया जा सकता। अच्छा, इसी में दूसरा पॉइंट लिख लें। सांसद महोदय, दूसरा पॉइंट नोट करें, सांसद महोदय व सांसद महोदय व विधायक जी के द्वारा सदन में कही गई बात पर केस नहीं किया जाएगा। सदन में कही गई बात पर केस नहीं किया जाएगा। अब जैसे उन्होंने सदन में कोई टिप्पणी की, अब तुम उसे केस करो, ये उन लोगों को इतनी स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 हेडिंग डाले, अनुच्छेद 15। कोई बताएगा अनुच्छेद 15 क्या है? हाँ, तुम खड़े हो जाओ। क्यों नहीं? इधर ये शब्द कहीं लिखा है, जाति धर्म लिंग के आधार पर। अच्छा, एक मिनट देखो, जो भी कहो ना उसे सोचा करो पहले। तुमने कहा जाति, हाँ बोलो, धर्म, लिंग और बस इतना ही। भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। कहाँ नहीं भेदभाव होगा? सार्वजनिक जगह पर। ठीक है, सार्वजनिक जगह पर भेदभाव नहीं होगा। अभी तुमने नौकरी की बात कही थी, अभी नौकरी नहीं कहा था? कहा था, बैठ जाओ। सरकारी जगह पर नहीं होगा, ये पहला पॉइंट ही नहीं होगा। बैठ जाओ इधर। और कोई बताएगा? आदित्य नहीं, इधर। हाँ, तुम बताओ, खड़ी हो जाओ पहले। अरे तुम तो होशियार निकली, बैठ जाओ। अच्छा, बैठ जाओ। देखिए इधर, यहाँ पर क्या है सौरभ? देखिए, राज्य, पहला शब्द जरूर याद रखिए, राज्य। एक बार मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, उसने कहा ये अनुच्छेद नहीं, मैंने कहा पहले करेक्शन, ये राज्य शब्द पहले बोलिए। ठीक है, तो राज्य, देखिए इधर, राज्य धर्म, लिंग, नस्ल, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, राज्य नहीं करेगा। इधर अब सोच, थोड़ा एक बार इधर देखो, नोट कर लो। अच्छा, हाँ बताए आशीष। देखो, देखिए बहुत से लोग इधर से उधर पढ़ा देते हैं। सच्चाई क्या है? सीधे शब्द लिखा है, राज्य धर्म लिंग नस्ल जाति स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो ना। देखिए
यहाँ पर जो इसका पहला पॉइंट है ना, ये पहला पॉइंट राज्य को कहा गया है। इधर राज्य, धर्म, लिंग, नस्ल, जाति, स्थान, इधर तुमको स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अरे गलत बात है ना। इधर स्थान के आधार पर तुम जा रहे हैं बढ़िया लखनऊ रोड पे, तुमने घर देखा, अरे त्रिपाठी सर का घर है, अरे चलो एसी में बढ़िया हवा खाए चल करके, क्योंकि भारतीय संविधान कहता है स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, बिना हमारी इच्छा एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगर तुमने कहा ठीक है आ गए, बेल बजाई, ठीक है, बच्चा निकला उसने मना कर दिया, ठीक है ही नहीं सर, ठीक है। तो स्थान के आधार पर भेदभाव। इधर मैंने क्या किया, अपने घर में बढ़िया सा मंदिर बनवाया, तुम कहो नहीं वो मंदिर है, कोई भेदभाव थोड़ी ना होगा, जहाँ वो सर घंटी बजाते हैं वहीं हम भी जाएंगे पूजा करने। संभव है? नहीं संभव है। ठीक है। अच्छा तुमने कहा जाति, अरे धर्म देख लो, मैंने कहा मैं ईसाई को नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं अपने घर में 4 बच्चे पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं ईसाई को नहीं पढ़ाता हूँ। तुम आ गए ईसाई मानो, तुमने कहा हमें भी पढ़ना है, मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा। आप पढ़ सकते जबरदस्ती? नहीं पढ़ सकते। इधर मैंने कहा, इधर देखो लिंग, मैंने कहा मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ, लड़कियों को नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं अपने घर में, ठीक है, रोज 4 लड़कों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप आ गई, अरे हमें भी पढ़ना है, मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ सकती जबरदस्ती? नहीं पढ़ सकती। इधर नस्ल की बात मत करिए, ठीक है, हमारे यहाँ नस्ल कोई भेदभाव ऐसा नहीं आता, ठीक है। जाति देख लीजिए, जाति, इधर जाति देख लीजिए, मैं केवल पता है मेरे घर में जब कोई ओबीसी आता है तो मैं उसे बढ़िया कप में चाय पिलाता हूँ, अगर कोई आ जाता है तो डिस्पोजल में पिलाता हूँ। अब तुम कहो नहीं चाय आई, तुम कहो नहीं हमको तो कप चाहिए, कहिए कब चाहिए, क्या मिल जाएगी? जबरदस्ती कह सकते हो? अरे फिर वही हाल होगा ना, अब भैया जाओ चाय है ही नहीं। समझ गए? ये सब भेदभाव इधर ये कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पता है, राज्य और व्यक्ति को दोनों का आदेश है, राज्य व व्यक्ति, राज्य व दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में बात कही गई है। क्या बात कही गई है पता है? सार्वजनिक, ठीक है, स्थानों कामा पार्कों कामा भोजनालयों कामा, ठीक है, कामा, ठीक है, कुएं नहीं होते हैं, कुएं, ठीक है, तालाबों आदि सब जोड़िए में कोई भेदभाव न किया जाए। ठीक है, अब समझो इधर, अब ये बात कही गई, समझिए इधर सार्वजनिक पार्क, ठीक है, मैंने अपने यहाँ पता है इधर मेरे यहाँ ज़्यादा जगह है और मैंने क्या किया, एक बढ़िया सा पार्क बना के रखा है। और सुबह जैसे नहीं वो मुगल गार्डन में टहलते हैं राष्ट्रपति महोदय, उसी प्रकार मैंने अपने गार्डन में रोज सुबह 4 बजे टहलता हूँ। ठीक है, वो मेरा है ना, मैं टहल सकता हूँ, परंतु आप नहीं टहल सकते। इधर इस अनुच्छेद के तहत इधर मैंने क्या किया, जैसे कंपनी गार्डन नहीं, कंपनी गार्डन है बिल्कुल वैसे मैंने जगह एक शहर में तलाशी और बढ़िया सा एक पार्क बनवाया, सार्वजनिक पार्क बनवाया। और मैं उसमें पार्क में कहता हूँ इसमें केवल हिंदू ही टहलेगा। ऐसा संभव है? नहीं संभव है। अगर ऐसा हम करते हैं ना तो अगले दिन पता है, अगले दिन तुम वहाँ जेल में मिलाई करने आओगे सर से। ठीक है, बिल्कुल अपराध है इधर। अच्छा समझो इधर, जैसे भोजनालय तुमने मिर्चा राम का नाम सुना, लखनऊ स्वीट सुना है, मैंने भी बढ़िया एक, ठीक है, भोजनालय कोई नाम रख दिया, ठीक है, बनवाया। और मैं वहाँ कहता हूँ केवल यहाँ हिंदू ही खाएगा, अन्य नहीं, तो ये भी एक अपराध में गिना जाएगा। इधर अगर बात करें कुएं हो या तालाब हो, ये किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, समझ गए? पहला
पहला केवल राज्य को आदेशित करता है, अपनी आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पर। जैसे आपने घर में मंदिर बनवाया, तो घर में मंदिर बनवाया तो केवल आप पूजा करने के अधिकारी हैं। आपने सार्वजनिक स्थान पे एक राधा स्वामी का भव्य मंदिर बनवाया है इधर, अब तुम कहते हो नहीं इसमें दर्शन तो केवल हिंदू ही करेगा। अरे तुमने अभी सबरीमाला वाला केस नहीं सुना है? एक मुस्लिम महिला ने कहा नहीं हमको अयप्पा जी के दर्शन करने, तो उसे अयप्पा जी के दर्शन करने दिए गए। ठीक है, तो बिल्कुल आज़ादी है आपको, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक है, अगला नोट करें। 15 हो गया भैया? ठीक है, लिखे अगला पॉइंट इसी का, ये नोट कर लिए सब? ठीक है, लिखे स्त्रियों तथा बच्चों को विशेष व्यवस्था। स्त्री तथा क्या इसी 15 में, हाँ, स्त्रियों तथा बच्चों को विशेष व्यवस्था। विशेष व्यवस्था लिखे, नोट करके, नोट। देखिए इसी के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। इसी के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया, जिसकी प्रथम अध्यक्ष 1992, अधिनियम 1990 का। ठीक है, जिसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। जिसकी प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा है। हाँ, जयंती पटनायक तथा वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा है। हाँ, वर्तमान समय में रेखा शर्मा है। अगला पॉइंट लिखे इसी में, लिखे SC/ST कामा OBC, SC/ST कामा OBC कामा EWS को शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण मिलता है वो इसी अनुच्छेद के तहत, जैसे नहीं स्कूल विद्यालय में जाते हो इतनी सीटें SC के लिए, इतनी OBC के लिए रिजर्व रहती है। ठीक है, अगला लिखिए अनुच्छेद नंबर 16। 16 क्या है? 16 बताएं, नहीं पता? देखिए सेवाओं का समान अवसर, सेवाओं का समान अवसर, सेवाओं का समान अवसर। देख लिया? क्या होना चाहिए? सेवाओं का समान अवसर मिलना चाहिए। इधर किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 16 में कहा गया है। सेवा मतलब नौकरी निकलेगी इधर, अगर नौकरी निकलती है तो सबको समान अवसर दिया जाएगा। अच्छा, इसका अपवाद क्या है? लिखते हैं अपवाद आरक्षण। अपवाद क्या है? आरक्षण, सेवाओं का समान अवसर। इधर अब इसी में बात करें, देखिए जैसे अब नौकरी निकली, ये बात कही गई सबको समान अवसर मिलेगा। ठीक है, इसका अगला पॉइंट क्या कहता है? कुछ नौकरियां धर्म और स्थान के आधार पर भी सुरक्षित रखी जा सकती हैं। ठीक है, कुछ नौकरियां धर्म और स्थान के आधार पर सुरक्षित रखी जा सकती है।
रखी जा सकती है। जैसे कोई बताएगा धर्म के आधार पर कोई नौकरी नहीं पता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बस समझ गए। आर्मी में जैसे नहीं धर्म गुरु की वैकेंसी आती है, ठीक है, जैसे पंडितों की निकलती जगह पूजा वूजा कराने के लिए, जैसे मौलवी की निकलती मस्जिद के लिए, ठीक है, तो उसमें जो रखे जाएंगे ना, उसमें जैसे तुम गए, तुम कहते हो अरे मुझे उर्दू भी आती, मैं कुरान भी पूरा पढ़ रखा है मैंने, जैसे आज तक पहुँच गए, मुझे कुरान भी आती है, मैं उर्दू, अरे नमाज क्या, वो मुझे 5 टाइम की नमाज आती है और मैं हज भी गया, ये सब तुमने बताया, ठीक है, नहीं, वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वही दी जाएगी, कोई मुस्लिम हो उसी को पद दिया जाएगा। अब कोई मुस्लिम आता है, वो कहता है अरे मुझे पता है, मुझे हनुमान चालीसा भी आती, मुझे शंकर जी की पूजा करना, सब मंदिर विधिवत विवाह कराना, मुझे सब कुछ आता है, और मुझे क्या बनाया जाए, मंदिर का पुजारी बना दिया जाए, नहीं, वो केवल हिंदू को ही बनाया जाएगा, ठीक है, प्रयास ही किया जाएगा। जब बिल्कुल ना मिले कोई तब की बात अलग है, नहीं कटी के कितने तो मिल ही जाते, ठीक है। देखिए नोट करके, नोट करके देखिए SC ST कामा OBC कामा EWS को, SC ST कामा OBC कामा EWS को जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है, सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिलता है वह अनुच्छेद 16 के तहत मिलता है। अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 17, बहुत पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। इधर देखें, कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, जैसे तुमने पहले देखा था, बड़ा बड़ा देश में क्या था, ये छुआछूत, अरे तुमने छू लिया हम नहीं, अरे अब देखो ना इधर, कहते नहीं खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तुमने छू लिया हमें नहीं खाना है। और उसी समय अगर तुलना करो, इधर देखो, इधर अगर तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, ठीक है, अब तुम्हें क्या है, ब्लड चाहिए और ब्लड तुम्हें नहीं मिल रहा है, अब तुम ये नहीं देखते हो ब्लड भाई किसी को मिल जाए, ठीक है, किस जाति का है, किस धर्म का है, अरे जाति छोड़ो ना, किस धर्म का है नहीं पूछते हो, तुम क्या सोचते हो, भैया जितनी जल्दी ब्लड मिल जाए, ठीक है, उतनी जल्दी चढ़वा लें, ठीक है, सही हो जाए, ठीक है। इधर ये भी छोड़ो भाई, खाना छोड़ो ना, इधर यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, जो गैस है, गैसों का जो मिश्रण है, यहाँ पर जितने बैठे हैं चाहे किसी भी धर्म के हों, सब ले रहे, कोई अलग से है, सब वही गैस का मिश्रण जा रहा है, तो कोई भेदभाव नहीं, तो फिर इस तरीके से कोई भेदभाव न किया जाए। इस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास अनुच्छेद नंबर 17 से किया गया है। देखिए अनुच्छेद नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 18 देखिए उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अच्छा ये क्या है उपाधियों का अंत, ये क्या है बताएं, उपाधि क्या है बताएं, बताइए। जब सर किसी व्यक्ति की किसी महान व्यक्ति की रचना किया जाए तो कोई महान नाम दिया जाता है उसको उपाधि। नहीं, इधर तुम बढ़िया, तुम बोलने का तो प्रयास करते हो, तो बोलते भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं सही उत्तर नहीं है फिलहाल, बोलने के लिए धन्यवाद। हाँ आने बताएं, इधर कौन सी उपाधि समाप्त कर दी गई, लिखा उपाधियों का अंत, इसका मतलब क्या है अंत,
याद नहीं आ रहा उपाधि है। पता है इधर देखो ना, पहले लोग क्या कहते थे, इधर पहले लोग क्या कहते थे, मैं वीर बहादुर अमन सिंह, ठीक है, मैं पता है मैं राय बहादुर, पहले वीर बहादुर राय बहादुर, इस प्रकार की उपाधियां, राय रायन, ठीक है, ये सब उपाधियां थी। इन सब उपाधियों को समाप्त किया गया है। क्या करें, हाँ, इन सब उपाधियों को क्या किया गया है, समाप्त किया गया। अब व्यक्ति अपने नाम के साथ ऐसी उपाधियों का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, जो उपाधियां दी जाती हैं इधर, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो उपाधियां दी जाती हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 के तहत ही दी जाती हैं, परंतु इन उपाधियों का व्यक्ति अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। जैसे तुम्हें पद्मश्री मिला है, ठीक है, आदित्य जैसे मान लो तुम्हें पद्मश्री मिल गया, भारत सरकार ने सम्मानित किया, ठीक है। अब तुम यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, कोई बुलाता है, आज पद्मश्री आदित्य आए, तो तुम पता क्या करोगे, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसे मत बोलो, हमारे नाम के साथ तुम्हें इस उपाधि का प्रयोग करना उचित नहीं है। ऐसे आप बोल सकते पद्मश्री पुरस्कार विजेता आदित्य, ठीक है, नाम के साथ उपाधि को जोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरी बात इधर, अगर कोई देश तुम्हें कोई उपाधि देना चाहता है, सम्मानित करना चाहता है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, पता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना आप कोई उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते हैं। जब राष्ट्रपति आपको अनुमति देगा तभी आप उपाधि ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इधर, अगर जैसे बात करें, तुमने क्या किया, शैक्षिक उपाधियां, सैन्य उपाधियां आप अपने नाम के साथ लगा सकते हैं। जैसे आपने पीएचडी कर लिया तो आप अपने नाम के साथ डॉक्टर, ठीक है। अगर जब आप ब्रिगेडियर, तो आप ब्रिगेडियर लिख लीजिए, आप मेजर लिख लीजिए, ठीक है। ये सब उपाधियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अन्य उपाधियों का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लिखिए अगला, ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया, लिखिए स्वतंत्रता का अधिकार। अगला, अगली है डायरेक्ट, नहीं, ये धीरे धीरे आवाज आती रहती, वो भी काम मत करो तो और अच्छे हो जाओगे, समझ गए। हमने तुम्हें बताया पहले क्लास में, जब यहाँ से जाओ तो तुम्हें लगे अरे मैं 3 घंटे गया था, 3 घंटे में लेकर के आया। अब ऐसा ना हो, मैंने अपने जीवन के देंगे ना, सबके जीवन का एक समय निश्चित है। जैसे यहाँ का समय निश्चित है, 3 घंटे तुम्हें रहना है, उसी प्रकार आपके जीवन का समय निश्चित है। उस अपने अमूल्य समय को बर्बाद करते हैं। अगर बर्बाद करते हैं ना तो इंसानों में गिनती नहीं होती है। देखिए, मैंने समानता पढ़ा, मैंने कानून की दृष्टि में समानता पढ़ा, मैंने स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव न पढ़ा, मैंने आगे चलकर सेवाओं, जितनी नौकरी है उनमें समानता पढ़ी, मैंने हमारे समाज में जो भेदभाव था उसे हटा करके मैंने उसे समान करने का प्रयास किया। मैंने लोगों को उपाधियां मिलती थी विशेष, वो अपने को अपना ऊंचा समझता था, वो नीचा समझता था, मैंने उसे समाप्त करके समानता सीखी, ठीक है। ये मैंने समानता सीखी। हाँ, खड़े हो। देखिए, अब मैंने उपाधिकांत करने की बात कही, उपनाम की बात नहीं की। जैसे नहीं, तुम्हारा अजय मिश्रा नाम है और तुम टीटू बोले जाते हो तो टीटू लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक,
देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अब तुमसे पूछे तुम्हें क्या स्वतंत्रता मिली हुई है, बताएं, कोई बताए इधर, तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, काहे की स्वतंत्रता मिली, क्या अधिकार है तुम्हारे पास? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, कहीं भी जा सकते हैं, क्या, हाँ कुछ भी खा सकते हैं। इधर किसी भी राज्य में, ऐसे मत बोलो, एक एक लोग खड़े होकर के बोलो, किसी भी राज्य में जाकर के मकान बना करके रह सकते हैं, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बैठ जाओ, क्या, बैठ जाओ, विवाह करने का भी अधिकार है। इधर इधर समझिए, विवाह करने का अधिकार है, पर यहाँ पर विवाह की बात पता क्या कही गई है, विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद नंबर 21 के साथ में है, वहाँ पर मेंशन क्या किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक केवल आदेश दिया है। देखिए मूल अधिकार तभी बनेंगे जब उसे संसद कानून बना कर के उसे जोड़े, इधर ए समझ लो, जैसे विवाह की तुमने बात उठाई, तो विवाह करने का अधिकार, तुमने कहा एक विवाह करने का अधिकार, ठीक है, अगर विवाह की बात कही गई यहाँ पर केवल अनुच्छेद नंबर 21 में मेंशन होता है, ठीक है, 21 क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने के लिए तुमने क्या कहा, वहाँ पर आया क्या था, विदेशी लड़की के साथ विवाह करने का अधिकार आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपकी इच्छा है, आप विदेशी लड़की के साथ विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ऐसा कोई कहे मूल अधिकार है, संसद ने कानून बना दिया, ऐसा संसद ने कानून अभी नहीं बना, ठीक है, और बताएं, जीवन जीने की नहीं, जीवन जीने की स्वतंत्रता बिल्कुल सही, और बताएं, शिक्षा, और बताएं, मोमोज खाओगे, इधर देखिए 19(1)(a), बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, जरा समझिए, बोलने की स्वतंत्रता, या आगे लिखने, या प्रेस की स्वतंत्रता, देखा, प्रेस की स्वतंत्रता, देखा, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देखा, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जरा समझिए जरा, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है आपको, तो ऐसी स्वतंत्रता है जिससे किसी के सम्मान में ठेस ना पहुंचे, ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं, आपसे पूछा गया आपके विचार में कौन सा टीचर अच्छा है, ठीक है, आपने बताया मेरे अनुसार ये टीचर अच्छा है, आपसे पूछा गया कौन मुख्यमंत्री अच्छा है, ठीक है, कौन सा मुख्यमंत्री अच्छा है, तो आपने कहा कि हमें वर्तमान मुख्यमंत्री नहीं पसंद है, या वर्तमान मुख्यमंत्री ज़्यादा पसंद है, जैसा आप बोल सकते हैं, ठीक है, आप बोलने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने बहुत से घोटाले किए हैं, ठीक है, तो ये समझिए, इधर ये समझो, इधर गंभीर बनो, ये क्या है, ये उनके सम्मान में ठेस है, तो पता है, तो वो पूछ सकते हैं, क्या है भाई,
जरा मुझे बताओ ना कौन से घोटाले किए। जैसे केजरीवाल ने क्या किया पता है? केजरीवाल ने अरुण जेटली पर पता क्या बताया? एक सभा में, चुनावी सभा में कहा दिल्ली क्रिकेट बोर्ड था, उस दिल्ली क्रिकेट बोर्ड में अरुण जेटली ने बहुत से घोटाले किए। केजरीवाल भी बोले और कुमार विश्वास भी बोले, दोनों लोग साथ में बोले। ठीक है, अरुण जेटली ने क्या किया? दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। ठीक है भाई, केजरीवाल प्रूफ करे आकर के मैंने कौन से घोटाले किए। अब केजरीवाल के पास कोई प्रूफ नहीं। अब केजरीवाल पता क्या, अब कोर्ट जाने के बजाय जाना शुरू कर दिया रोज घर, अरुण जेटली के घर में। ठीक है, अब अरुण जेटली से कहते हैं ऐसा करो ना, मुझे माफ़ कर दो, गलती से निकल गया, वो चुनावी सभा थी, मैंने चुनावी सभा में बोल दिया। ठीक है, मैंने चुनावी सभा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, और मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरी अज्ञानता थी, मुझे माफ़ी दे दो। तो फिलहाल अरुण जेटली ने माफ़ कर दिया। अगर माफ़ ना करते तो पनिशमेंट मिलता पक्का एकदम। ठीक है, या तो तुम प्रूफ करो, तो तुम्हें बोलने की पूर्णतः आज़ादी है, जैसा तुम बोलना चाहो, परंतु याद रहे ऐसे अगर किसी के सम्मान में ठेस पहुंचती है, ठीक है, तो फिर वो केस कर देगा मानहानि का दावा। ठीक है, उसका भी सामना तुम्हें करना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं सभी अरुण जेटली की तरीके से माफ़ कर देते हैं। ठीक है, अगला इधर लिखे बी, बोलने की। हाँ अच्छा, इसमें नोट करके लिखना। अच्छा, नोट लिखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस अनुच्छेद में स्पष्टता उल्लेख नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस अनुच्छेद में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, अपितु यहाँ अंतर्निहित है, अपितु यहाँ अंतर्निहित है, अंतर्निहित है। ठीक है, अब लिखे बी पॉइंट, बी इसका। ठीक है, हाँ बी लिखे शांतिपूर्वक, हाँ लिखे 19 बी, देखिए शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार लिए सभा करने की स्वतंत्रता या रैली या जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, रैली या जुलूस निकालने की स्वतंत्रता। समझिए, इधर ये अनुच्छेद क्या कहता है? कहता है शांतिपूर्वक तरीके से, जैसे तुम कोई सभा करना चाहते हो, विरोध प्रदर्शन करना चाहते हो, शांतिपूर्वक तरीके से किसी स्थान पर जाएं। अब तो प्रशासन वो स्थान निश्चित कर देता है। इधर आप रैली या जुलूस निकालना चाहते हैं तो पहले से अनुमति मिल जाएगी, आपको इस समय से इस समय के बीच में आपको रैली का आयोजन करना है, या प्रशासन वो सुविधा करता है क्योंकि उससे आम नागरिकों को कष्ट ना हो। ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसी रैली नहीं निकाल सकते जिससे आम जनता को कष्ट हो। ठीक है, आप ऐसे कार्य नहीं कर सकते, कह दो हमें तो रोड ही जाम करना है, रोड जाम करना आप अपराध में आएंगे। ठीक है, आपको ऐसे कार्य करने की स्वतंत्रता है जिससे दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। ठीक है, अगला लिखिए सी पॉइंट, लिखिए संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता
संघ बनाने की स्वतंत्रता। जैसे आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की यूनियन हो जाती, कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की यूनियन हो जाती, रेलवे कर्मचारियों की यूनियन है, व्यापारियों की यूनियन है, ठीक है। परंतु ये सब स्वतंत्रता जो 19 है केवल भारतीयों को है, विदेशियों को नहीं है, ठीक है।